हेलो स्टूडेंट, आरबीएससी टॉपर चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम जो कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज जो हमने शुरू कर रखी है, उसमें बुक 2 हमारी चल रही है। इसमें समकालीन भारत जो बुक है भूगोल वाली, उसमें हमने संसाधन विकास, वन्य और वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि देख ली है। लास्ट टॉपिक बचता है इसका 5वां चैप्टर, खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद दूसरी खत्म हो जाएगी, फिर तीसरी बुक शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 5, खनिज और ऊर्जा संसाधन। देखिए, अध्याय 5, खनिज और ऊर्जा। खनिज प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? खनिज। जिसकी क्या होती है? एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। अब देखते हैं खनिजों के प्रकार। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो देखते हैं। पहला, धात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु के अवयव मौजूद होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है। जिनमें धातु के अवयव होंगे वो कौन से होंगे? धात्विक। अब धात्विक कौन कौन से? पहला, लौह धातु, जिसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट आता है। अलोह धातु यानी तांबा, लेड, टीन और बॉक्साइट आता है। बहुमूल्य खनिज, सोना, चांदी और प्लेटिनम आता है। और अगला देखिए, तो दूसरा है अधात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु के अवयव अनुपस्थित होते हैं, जैसे अभ्रक, लवण और पोटास आदि। तीसरा है ऊर्जा खनिज, जैसे कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। खनिज के भंडार, तो पहला आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में। तो देखिए खनिज के भंडार, इसे देखते हैं। इस प्रकार की चट्टानों में खनिजों के जमाव छोटी छोटी शिराओं के रूप में होते हैं। इन चट्टानों में खनिजों के बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब खनिज पिघली हुई अवस्था या गैसीय अवस्था में होता है, तो खनिजों का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में। किस अवस्था में होता है? पिघली हुई अवस्था में जब होता है तो कहाँ होता है? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों। इस अवस्था में खनिज दरारों से होते हुए भूमि की ऊपरी सतह पर पहुंच जाते हैं, जैसे टिन, जस्ता और लेड। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा। तो जब चट्टानों के घुलनशील अवयवों का अपरदन हो जाता है, यानी अपरदन यानी एक जगह से बह के दूसरी जगह, तो बचे हुए अपशिष्ट में खनिज रह जाता है, जैसे बॉक्साइट। और है अवसादी चट्टानों में। इस प्रकार की चट्टानों में खनिज परतों के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार की परतें मिलती है। तो कोयला, लौह अयस्क और जिप्सम। अगला है चौथा, जलोढ़ जमाव के रूप में। इस तरह से बने खनिज नदी के बहाव के द्वारा लाए जाते हैं और जमा हो जाते हैं। देखिए, नदी जो बहती है, तो इस प्रकार से जब नदी बहती है, तो जब उसके घुमाव लगता है, तो इस जगह पे खनिज इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे खनिज रेतीली घाटी की तली और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। ये वे खनिज है जिनका अपरदन जल द्वारा नहीं होता है, जैसे सोना, चांदी और टीन। यानी कि इनको ऊपर से तो बहा के ले आती है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं ले जा सकती। 5वां है महासागरों के जल में। समुद्र में पाए जाने वाले ज्यादातर खनिज इतने विरल होते हैं जो आर्थिक महत्व के नहीं होते, लेकिन समुद्र के जल से साधारण नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमीन निकाला जा सकता है। अगला है लौह अयस्क तथा भारत में इसकी मुख्य बेल्ट। बेल्ट यानी जहां से ये मिलता है। अच्छी क्वालिटी के लौह अयस्क में लोहे की अच्छी मात्रा होती है। मैग्नेटाइट में 70% लोहा होता है, जिसके कारण इसे अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क माना जाता है तथा उत्तम चुंबकीय गुणों के कारण उद्योगों में उपयोग होता है। कौन है? मैग्नेटाइट, उत्तम क्वालिटी का लोहा अयस्क। हेमेटाइट में 50 से 60% लोहा होता है। अगर देखते हैं भारत में लौह अयस्क की मुख्य बेल्ट, तो पहली है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा के मयूरगंज और केंदुझर बाद जिले की बादाम पहाड़ की खानों में हाई ग्रेड का हेमाटाइट अयस्क मिलता है। देखिए, बहुत ध्यान से याद रखिए इसको। कहाँ मिलता है? मयूरगंज के केंदुझर जिले की
बादाम पहाड़ी पर, पहाड़ की जो खाने हैं उनमें कौन सा मिलता है? हाई ग्रेड का हेमाटाइट अयस्क मिलता है। तथा झारखंड में गुआ और नोवा मुंडी की खानों में भी हेमेटाइट अयस्क मिलता है। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। यह बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ बस्तर जिले की बेलादीला पहाड़ियों पर सुपर हाईग्रेड हेमाटाइट अयस्क के 14 भंडार। कितने हैं? 14। तीसरा है बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर बेल्ट। यह बेल्ट कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ का लोह अयस्क स्लरी के रूप में पाइपलाइन के द्वारा मंगलोर के निकट बंदरगाह तक भेजा जाता है। स्लरी के रूप में होता है तो पाइपलाइन से इसको भेजा जाता है आगे की तरफ। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, इसमें गोवा तथा महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला आता है। यहाँ का अयस्क अच्छी क्वालिटी का नहीं है। कैसा नहीं है? अच्छी क्वालिटी का नहीं है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अयस्क। पहला है मैग्नीज। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील और फेरोमैग्नीज अयस्क के निर्माण में होता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट बनाने में किया जाता है। दूसरा है तांबा। तांबा एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका उपयोग बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में होता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट की खानों से भारत का 52% तांबा निकाला जाता है तथा 48% राजस्थान से निकाला जाता है। तीसरा है एल्यूमिनियम। यह हल्का और मजबूत होता है तथा एल्यूमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट के भंडार अमरकंटक के पठार मेकाल पहाड़ी में है। बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक उड़ीसा है जहां 45% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अगला देखते हैं अभ्रक। यह ऐसा खनिज है जो पतली प्लेटों के कई लेयर से बना होता है जिसके भंडार छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी किनारों पर पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसके बाद। देखिए खाने होगी तो उनके दुष्प्रभाव भी होंगे, तो खनन के दुष्प्रभाव। पहला, खानों में काम करने वाले मजदूरों और आसपास रहने वाले लोगों के लिए खनन घातक उद्योग है। दूसरा, खान के अंदर नैसर्गिक रोशनी नहीं मिल पाती। तीसरा, खानों में हमेशा छत गिरने, पानी भरने तथा आग लगने का खतरा बना रहता है। खान के आसपास के इलाकों में धूल की भारी समस्या होती है। पांचवा, खान से निकलने वाली स्लरी से सड़कों और खेतों को नुकसान पहुंचता है। सांस की विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बना रहता है। अगला देखते हैं खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो खनिजों के बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस कारण इन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। जिस तेजी से हम खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में खनिजों का पुनर्भरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। इस कारण खनिजों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। हम तेजी से इसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और ये इंपॉर्टेंट है, आएगा ये परीक्षा में। ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, वे ऊर्जा स्रोत जो पूर्व से हैं, ऊर्जा देने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे जलावन व उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली। देखते हैं जलावन व उपले। ग्रामीण घरों में सर्वाधिक उपयोग होता है। जंगलों की तेजी से कटने के कारण इनके मिलने में मुश्किल होती जा रही है। यदि गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाए तो उपले से ज्यादा लाभप्रद होगा। कोयला, संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के आधार पर कोयले 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है लिग्नाइट, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। यह निम्न दर्जे का भूरा कोयला है। यह मुलायम होता है, नमी की मात्रा अत्यधिक होती है, बिजली उत्पादन में उपयोग होता है और तमिलनाडु के नेवेली में इसके भंडार है। ये किसका है? लिग्नाइट का। दूसरा है बिटुमिनस कोयला, उच्च तापमान के कारण निर्माण होता है। सबसे लोकप्रिय कोयला, वाणिज्यिक दृष्टिकोण से उपयोगी और लोहा उद्योग के लिए आदर्श माना जाता है। कौन सा? बिटुमिनस। अगला है एंथ्रेसाइड, तो सबसे अच्छा और सख्त कोयला है। भारत में यह 2
गर्भी मूलों की चट्टानों की परतों में मिलता है। देखिए भी है ना। भारत में यह भूगर्भी युगों की चट्टानों की परतों में मिलता है। भूगर्भी युगों की चट्टानों में की परतों में मिलता है। गोंडवाना कोयले का निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। एक अन्य पीट कोयला भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट, हमारे बुक में 3 ही दे रखे तो हमने भी 3 ही किए। चौथा है पेट्रोलियम। कोयले के बाद भारत का मुख्य ऊर्जा संसाधन है। इसका उपयोग कई कार्यों में ऊर्जा के रूप में होता है। इससे कच्चे माल के रूप में उद्योगों में काम लिया जाता है। भारत में पेट्रोलियम टर्शियरी चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत का 63% पेट्रोलियम मुंबई हाई से निकलता है। 18% गुजरात, 13% असम से प्राप्त होता है। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक कौन है? असम है। अगला देखते हैं, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है या अकेले भी पाई जाती है। जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तब ये मिलती है या अकेले भी मिलती है। इसका उपयोग ईंधन और कच्चे माल के रूप में होता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज हुई है। प्राकृतिक गैस को मुख्य उपयोग उर्वरक और बिजली उत्पादन में होता है। आजकल सीएनजी गैस का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है, जिसे सीएनजी को क्या बोला जाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिजली। विद्युत का उत्पादन दो तरीके से होता है। एक तरीके में बहते हुए पानी से टरबाइन घुमाकर बिजली उत्पादन की जाती है। दूसरे तरीके में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके भाप बनाई जाती है, जिससे टरबाइन चलाया जाता है। वर्तमान में भारत में 300 से अधिक थर्मल पावर स्टेशन है। अगला देखते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो पहला है परमाणु ऊर्जा। परमाणु की संरचना में बदलाव करके परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब यह प्रक्रिया होती है तो बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन करने में किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम तथा थोरियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटो वोल्टाइक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। भुज के निकट माधोपुर में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। इससे जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में मदद मिलती है। ये सौर ऊर्जा है। अगला है पवन ऊर्जा। भारत को अब विश्व में पवन सुपर पावर माना जाता है। तमिलनाडु में नगर कोइल से मदुरै तक के विंड फार्म भारत के सबसे बड़े विंड फार्म क्लस्टर है। अब देखते हैं अगला। चौथा है बायोगैस। खरपतवार, कृषि अपशिष्ट, पशु और मानव अपशिष्ट से बायोगैस का निर्माण किया जाता है। केरोसिन उपले की अपेक्षा बायोगैस अधिक उपयुक्त है। गोबर गैस प्लांट से ऊर्जा के साथ साथ खाद भी मिलती है। ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र की जो धाराओं से मिलती है। तो बांध बनाकर पानी के बहाव को नियंत्रित किया जाता है। ज्वार आने पर पानी को बांध में रोक दिया जाता है तथा ज्वार शांत होने पर पानी को वापस समुद्र की ओर छोड़ दिया जाता है। पानी के बहाव से टरबाइन चलाकर बिजली क्या की जाती है? बिजली का उत्पादन किया जाता है या बिजली उत्पन्न की जाती है। छठा है भू-तापीय ऊर्जा। धरती के अंदर बहुत गर्मी है। कुछ स्थानों पर यह दरारों से बाहर आ जाती है। ऐसे स्थानों पर भूमिगत जल गर्म होता है, जो भाप के रूप में ऊपर उठता है। इस भाप का उपयोग टरबाइन घुमाकर विद्युत उत्पादन में करते हैं। ने आखिरी टॉपिक है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। तो पहला है आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। जिसके संसाधन सीमित है, इनका उपयोग न्याय संगत रूप से करना चाहिए। दूसरा है निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। जब प्रयोग ना हो तो बिजली बंद रखनी चाहिए और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या है? ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ये हमारा इस बुक का 5 नंबर का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम तीसरी वाली बुक स्टार्ट करेंगे। अगर पहले वाले बुक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। साइंस के भी हमने डाल रखे हैं, सोशल साइंस के चल रहे हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें
ताकि इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। और विज्ञान की जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है उसको ज़रूर अटेंड करें। उसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे डाल रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।